हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड यहाँ पे जो हमारा कौशल होता है प्रस्तावना कौशल। इसके ऊपर वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप लोगों को विज्ञान विषय के ऊपर आप लोगों को प्रस्तावना कौशल बनानी है तो आप आज की वीडियो पूरी देखिएगा। और आप लोगों को डिटेल मैंने यहाँ पे बताया हुआ है इस वीडियो में कि कैसे प्रस्तावना कौशल के ऊपर वीडियो आप लोगों को सूक्ष्म पाठ्य योजना बनानी होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो डालता हूँ आप लोगों की नॉलेज के लिए, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री और बिल्कुल पहले पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आपको जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे सबसे पहले आपको सूक्ष्म पाठ्य योजना इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा हमारी है आज की 9th और 11th दोनों लिखा गया, क्योंकि ये जो आज मैं आप लोगों को जिस प्रकरण के ऊपर यहाँ पे प्रस्तावना कौशल बनाना सिखाऊंगा वो कक्षा 9 में भी है और कक्षा 11 में भी है। वर्ग है विषय है विज्ञान का, उप विषय है भौतिक विज्ञान। कालांश देखिए यहाँ पे लिखा गया द्वितीय। कालांश का मतलब होता है इस पीरियड में आप जाएंगे, सेकेंड पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है आपका अवधि। यहाँ पे अवधि देखिए लिखा गया 7 मिनट। जो यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की जो मानक अवधि होती है वो 7 मिनट की होती है। इसके बाद आपको दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि एग्जामिनर जब चेक करता है आपकी फाइल कि किस डेट में आपने कौन सी यहाँ पे पाठ्य योजना या फिर माइक्रो टीचिंग की थी। नेक्स्ट यहाँ पे कौशल है हमारा प्रस्तावना कौशल। ठीक, इसके बाद यहाँ से चीज़ें जो यहाँ पे आपको देख रहे हैं विद्यालय से लेके आपको चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी दिनांक तक, ये सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट पे लिखना होता है। श्यामपट्ट पे लिखने के बाद आपको प्रकरण भी लिखना होता है, और प्रकरण का लेकिन यहाँ पे प्रस्तावना कौशल जब आप करा रहे हैं तो प्रकरण का नाम नहीं लिखना होता। प्रकरण लिख के बस खाली स्थान छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप प्रकरण का नाम शुरुआत में ही लिख देंगे तो बच्चों से आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा प्रकरण निकलवा नहीं पाएंगे। उनको पहले से पता चल जाएगा कि किस प्रकरण पर वो पढ़ने वाले हैं। इसलिए सिर्फ प्रकरण लिखिए और प्रकरण का नाम खाली छोड़ दीजिए। जब प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा बच्चों से अपना प्रकरण निकलवा लेंगे तब आप प्रकरण का नाम श्यामपट्ट पे लिख देंगे। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए यहाँ पे लिखा गया है विद्यार्थी गति के नियमों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सिंपल सा होता है, पूर्व ज्ञान में कुछ करना नहीं होता। जो भी आपका प्रकरण है, जैसे हमारा आज का प्रकरण है गति के नियम, तो ऐसे लिखना है कि गति के नियम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं कौन? विद्यार्थी, क्योंकि उन्हीं लोगों से आप प्रस्तावना प्रश्न करने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट अब आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इस तरीके से लिख लीजिए, बीचों बीच। थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, किनारे लिखने में थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता, बीचों बीच लिख लीजिए। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न के लिए यहाँ पे 3 कॉलम स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड होता है, जैसे क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापक क्रिया। लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, और लास्ट में आता है तीसरा कॉलम विद्यार्थी क्रिया। इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं प्रस्तावना प्रश्न में, जैसे कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो आपने उत्तर आप पूछे बच्चों से, उसका उत्तर बच्चों ने दिया, उससे आप दूसरा प्रश्न बनाइए। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर मिला उससे आप तीसरा प्रश्न बनाइए। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर मिला उससे चौथा प्रश्न बनाइए। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया क्रमबद्धता। उसके बाद कम से कम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ऐसा नहीं कि अपना प्रकरण निकलवाने के लिए 2 ही प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा दें या फिर 7-8 प्रश्न पूछते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मानक अवधि आपको ध्यान रखनी है कि 7 मिनट में ही आपको यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे आपको पूछना है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न। देखिए कैसे कैसे पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया, बच्चों कुछ खेलों के नाम बताओ। तो बच्चे हैं यहाँ पे आसानी से क्रिकेट तो लेंगे ही लेंगे, आप पूछेंगे तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कई खेल यहाँ पे आप अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। अब यहाँ से आपको एक चीज़ कोई भी यहाँ पे विद्यार्थी के आंसर से कोई भी उठाना है। जैसे क्रिकेट उठा लीजिए, क्रिकेट में मुख्यतः किस चीज़ से खेलते हैं? तो बच्चे बोलेंगे क्रिकेट में हम बल्ले और बॉल या फिर गेंद से खेलते हैं। फिर तीसरा प्रश्न आप बनेगा यहाँ पे, अगर गेंद जमीन पर रखी हो तो वह किस अवस्था में है? तो बच्चे बताएंगे कि वो विरामावस्था में है। फिर चौथा प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से, यदि विरामावस्था में रखी गेंद को बल्ले से मारते हैं तो वो किस अवस्था में पहुँच जाती है? तो बच्चे बोलेंगे कि जैसे विरामावस्था में कोई भी चीज़ रखी गई है, जैसे गेंद यहाँ पे विरामावस्था में रखी गई थी, अगर उसको हम बल्ले से मारते हैं तो गेंद भागने लगती है, यानी कि वो गति अवस्था में आ जाती है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आप 5वां प्रश्न पूछेंगे, गति के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। तो ये प्रश्न बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, क्योंकि बच्चे गति के नियमों के बारे में तो जानकारी रखते हैं लेकिन विस्तार पूर्वक नहीं बता पाएंगे जितना आप उनको बताने वाले हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन इसलिए ज़रूरी होता है कि बच्चे आपके प्रश्नों का आंसर तो दे रहे हैं लेकिन उनको पता लास्ट में चलना चाहिए कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप अपने उद्देश्य कथन में अपने पाठ का
के बारे में बताएंगे कि बच्चों को आप क्या पढ़ाने वाले हो। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, बच्चों आज मैं आपको गति के नियमों के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगा या फिर विस्तारपूर्वक पढ़ाऊंगा, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये उद्देश्य कथन जैसे ही होगा यहाँ पे आपका प्रस्तावना प्रश्न खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रस्तावना प्रश्न कौशल यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद आपको प्रस्तावना कौशल के घटक भी लिखने होते हैं। घटक इसलिए जरूरी होता है कि यहाँ पे आप प्रस्तावना, जैसे एक कौशल है प्रस्तावना कौशल, इसी तरीके से और विभिन्न प्रकार के 6 कौशल और हैं, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, ऐसे ही। तो सभी कौशलों के घटक होते हैं। घटक का मतलब होता है वो चीज़ आप जो कर रहे हैं, कौशल आप पढ़ा रहे हैं, उसमें उन चीज़ का प्रयोग किया गया है। आपको जो सिखाना चाहता है आपका पर्यवेक्षक, वो आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो ये घटक जरूरी होते हैं। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावना कौशल के जो घटक हैं, पहला इसमें है पॉइंट, प्रश्नों को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। यानी कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो छात्रों के पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कक्षा 5-6 का लड़का है तो उससे कक्षा 12 का प्रश्न पूछ लीजिए। उस कक्षा से रिलेटेड, उनको जितना अभी तक नॉलेज है उससे रिलेटेड ही आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। दूसरा यहाँ पे एक कौशल के घटक में है, कथनों का मूल पाठ से संबंध होना चाहिए। तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो मूल उनके जो आप पाठ पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बस। ऐसा नहीं कि आप विज्ञान का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप खाने पीने की कोई चीज़, जैसे गति के नियम बता रहे हैं तो उसमें खाने पीने की कोई चीज़ पूछ लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती का आप अपना प्रस्तावना प्रश्न पूछ रहे हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तीसरा यहाँ पे है उपयुक्त तथा समुचित अवधि विस्तार होना। यहाँ पे देखिए अवधि विस्तार है, मतलब कि आपको जो 7 मिनट का मानक अवधि दिया गया है उसका समुचित और उपयुक्त तरीके से उसका विस्तार करिए, यानी कि उसको यूज करिए। ऐसा नहीं कि आपको 7 मिनट दिया गया तो आप 2 मिनट के बाद बोल ही नहीं पा रहे हैं, खड़े हैं श्यामपट्ट पे जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 7 मिनट दिया गया तो आप 15 मिनट तक बोले जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कि आपको जो एग्जैक्ट टाइम दिया गया 7 मिनट उसके आसपास होना चाहिए। जैसे 5 मिनट से 6 मिनट हो गया तो भी ठीक है, 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट तक हो गया तो भी चलेगा। लेकिन 7 मिनट की जगह 15 मिनट हो गया या फिर 7 मिनट की जगह 3-4 मिनट हो गया तो वो ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको वहाँ पे टिप्पणी मिल जाएगी। फिर चौथा यहाँ पे कौशल के घटक में है प्रश्नों के क्रम में तारतम्यता होनी चाहिए। यानी कि जो प्रश्नों के क्रम है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया प्रस्तावना प्रश्न पूछते समय कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, तो वही एग्जैक्ट चीज़ है कि प्रश्नों के क्रम में तारतम्यता होनी चाहिए। यानी कि पहला प्रश्न जो आप पूछेंगे उसका जो आंसर आएगा उससे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, फिर दूसरे प्रश्न का जो आंसर आएगा उससे तीसरा प्रश्न पूछेंगे। क्रमबद्धता होनी चाहिए। पांचवा यहाँ पे एक घटक है, छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं कोई चैप्टर तो ऐसा आप पढ़ाएं कि उनको प्रेरित कर सकें, उनके अंदर रुचि जागृत कर सकें, जिससे वो आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें खुद से। छठवां कौशल का घटक है छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरण एवं साधनों का प्रयोग। तो यहाँ पे उपयुक्त उपकरण और साधन, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप TLM जिसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल आता है, तो विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चार्ट बना के ले गए कोई उस चैप्टर से रिलेटेड जो पढ़ा रहे हैं आप, मॉडल बना के दिखा रहे हैं बच्चों को, या फिर कोई उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं बच्चों को। आजकल तो वीडियो भी दिखाने की यहाँ पे मान्यता मिल गई है, वीडियो या फिर कोई इमेज दिखा के, कोई क्लिप दिखा के आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे उनको अच्छे तरीके से वो चीज़ एक्सप्लेन किया जा सके, समझाया जा सके। ठीक, इसका भी आपको प्रयोग करना है। और लास्ट में आता है सातवां, यहाँ पे अध्यापक में उत्साह एवं सजगता होनी चाहिए। यानी कि आप अध्यापक हैं या फिर छात्र अध्यापक छात्रा अध्यापिका हैं तो आप भावी शिक्षक हैं, भावी शिक्षिकाएं हैं, तो आपके अंदर खुद उत्साह होना चाहिए, खुद सजग होने चाहिए कि आपको क्या पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि बच्चों को तो आप अभिप्रेरित कर दे रहे हैं लेकिन आपके अंदर खुद उत्साह नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तभी होता है जब आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जानकारी ना हो। तो यानी जब आप कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है आप लेके जाइए, जिससे बच्चे आपसे प्रेरित हो सकें और आपके अंदर खुद उत्साह और सजगता हो कि आपको क्या क्या पढ़ाना है। तो ये था कौशल के घटक 7। अगर आपके कॉलेज में एक दो घटक और बताते हैं तो वो भी लिख सकते हैं इससे अलग। और लास्ट में आता है यहाँ पे सुझाव आलोचना। सुझाव आलोचना में नीचे पर्यवेक्षक जो होगा आपका चेक करेगा, यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण, वो यहाँ पे सुझाव देगा कि आपने क्या क्या यहाँ पे थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी तो उसको सुधार सकते हैं। या फिर आलोचना करना है, आपने कोई गलत तरीके से आपने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, कोई कमी किया है, कोई TLM का यूज नहीं किया है, तो नीचे आलोचना भी मिलेगा, उसको आपको सुधारना है। तो ये था आज का पूरा सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। दोस्तों अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और डेली बेसिस पे यहाँ पे अब मैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना या फिर पाठ्य योजना से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री और सबसे पहले पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।